चलिए, आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फैमिली प्लानिंग से, यानी वो जो 6 मेथड हैं उनसे आते हैं। ठीक है, मैं मेन चीजें बता रहा हूं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ की बात चल रही है, नॉर्मल हेल्थ की बात नहीं चल रही है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, गैमिट बना रहे हैं, गैमिट बनाने में कोई कमी नहीं है, गैमिट अच्छे बन रहे हैं, गैमिट घटिया टाइप के नहीं बन रहे हैं कि जो फर्टाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार मेल में भी फीमेल में भी दोनों में हेल्थ के बारे में बात हो रही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी हमारी आबादी अच्छी होगी, तभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी और तभी हम रोग मुक्त होंगे, तभी हमारी कंट्री प्रॉस्परस होगी यानी समृद्ध होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां बात कर चल रही, द टर्म सिंपली रिफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। अभी बात की थी ना हमने, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात चल रही है ताकि वो नॉर्मल फंक्शन कर सके। फिर लिखा हुआ है कि अगर हम ब्रॉडर रिस्पेक्ट परस्पेक्टिव पे सोचें तो क्या होगा, इसके अंदर इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है, यानी इमोशनली हम फिट हैं कि नहीं है, सोशली फिट हैं कि नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इमोशनली और सोशली फिट नहीं होते तो वो क्या करते हैं, सेक्स अब्यूज का शिकार कर देते हैं। सेक्स अब्यूज यानी क्या, देखा होगा जैसे रेप केस, जैसे और केस, वो क्या रिप्रोडक्टिवली फिट है? नहीं है। इसीलिए बोला गया सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। WHO पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर स्टैब्लिश कब हुआ? हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और स्टैब्लिश हुआ 1948 में। इन्होंने हेल्थ की परिभाषा भी दी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की परिभाषा भी दी। इन्होंने कहा आप फिट रहे हर एस्पेक्ट पे, आप रिप्रोडक्शन के हर पैमाने पे सही हो, रिप्रोडक्शन के हर लेवल पे अगर हम सही हैं तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर है। कैसा? फिजिकली हमारे सेक्स ऑर्गन फिजिकली फिट हो, हमारा इमोशन फिट हो, हमारा बिहेवियर फिट हो, हमारा सोसाइटी में जो व्यवहार है वो फिट हो। फिर लिखा हुआ है अगर सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जिनके पास फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो नॉर्मल इमोशनल होगा, नॉर्मल बिहेवियर होगा और उनमें जो जितनी भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो हेल्दी रहेंगी। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्ट्रेटजीज और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। हालांकि यहां से बहुत क्वेश्चन नहीं आते, मेन बता रहा हूं। मेन कौन से आते हैं, यानी पहली बार हमारी कंट्री ऐसी बन गई पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऐसी कंट्री बन गई है जिसने पहली बार एक्शन प्लान बनाया। किसके बारे में एक्शन प्लान बनाया? नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे कर रहा है। क्या चीज मेंटेन करने के लिए? टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए। बताइए, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो नेशनल प्लान बनाया वो पहली बार किस कंट्री ने बनाया? वो पहली बार बनाया इंडिया ने, और इंडिया ही पहली ऐसी कंट्री बन गया जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूरे राष्ट्रीय लेवल पे क्या किया, स्टार्ट किया। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना, और इसको हमने नाम दिया फैमिली प्लानिंग एक्ट। क्या नाम दिया? फैमिली प्लानिंग। कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में, 1951 में। अच्छा, बाद में समय समय रहने पर हम लोग ने इसे चेंज कर दिया। आजकल इसे इंप्रूव्ड प्रोग्राम के नाम से बुलाते हैं, अनइंप्रूव्ड? इंप्रूव्ड है, नाम बदल दिया गया और इसमें और भी चीजें शामिल कर ली गई तो नाम बदल के हो गया फैमिली प्लानिंग से आरसीएच का पूरा नाम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बताइए, आज हमारे देश में किस नाम से जाना जाता है? पहले किस नाम से जाना जाता था? स्टार्ट कब हुआ था? इंडिया पहली कंट्री है कि नहीं फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करने वाली? इंडिया पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करी, राइट? अब यहां पे क्या बोला गया, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? लोगों को जागरूक करना। किसके रिस्पेक्ट पे? रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट या एस्पेक्ट पे। ठीक है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट देना। किस बात का सपोर्ट देना? कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी मेंटेन हो सके और ये प्रोग्राम जो है मेजर रूप से चलता रहे। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए क्या क्या करेंगे? ऑडियो विजुअल का सहारा लेंगे, यानी रेडियो टीवी और बाकी चीजों का सहारा लेंगे। ठीक है, प्रिंट मीडियम यानी पेपर में छापते हैं। क्या छापते हैं? दो छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, और मेल के लिए मैरिजेबल एज इतनी होनी चाहिए, फीमेल के लिए इतनी होनी चाहिए, 21 18, है ना? ये सब इसीलिए छापते हैं ताकि क्या होगी, जल्दी शादी जब हो जाती थी तो जल्दी बच्चे हो जाते थे, ज्यादा समय तक बच्चे होते थे, आबादी बढ़ गई।
अब क्या हो गया, मैरिजेबल एज उससे नीचे कर ही नहीं सकते, नीचे करेंगे कानून है, अरेस्ट हो जाएगा बंदा, ठीक है ना। अगर 18 से कम पे करते हैं तो क्या होता है, अनएडल्ट होता है, और 18 से ऊपर करते तब वो एडल्ट की श्रेणी में आता है। आप कोई भी काम करो 18 के नीचे, किसी का मर्डर कर दिया अगर किसी ने, तो उसको वो सजा नहीं मिलेगी, उसको बच्चा समझ के सजा मिलेगी। और 18 प्लस पे कर दिया आपने, एक भी दिन अगर गुजर गया 18 का, तो आपको वो सजा मिलेगी जो बड़ों को मिलती है। यानी जो छोटे बच्चे जब मर्डर करते तो उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है, ना कि जेल। बाल सुधार गृह, उसको जेल नहीं बोलते। और जो बड़े वाले होते हैं उनको जेल में रखा जाता है, और जेल के बाद ही बेल मिलती है। फिर आगे देखिए, कह रहे इसके अलावा और कौन, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स, ये सब भी मेजर भूमिका निभाते हैं। क्या, डिसएमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। डिसएमिनेशन का मतलब हो गया क्या, ये सूचना का प्रसार करने में, सूचना को फैलाने में और कौन कौन मदद कर रहा है। अरे मैं ही एक टीचर हूं, मैं ही फैला रहा हूं, है ना। इन्होंने इनसे पूछा, ए भाई ये कैसे होता है, इन्होंने बता दिया ऐसे होता है, तो ये फ्रेंड हो गए, ठीक है ना। अच्छा, फिर मम्मी से पूछा किसी बच्ची ने कि बताओ मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, मम्मी ने बच्ची को समझाया, बुआ ने बच्ची को समझाया, मासी ने बच्ची को समझाया, चाची ने बच्ची को समझाया। आप बताओ क्लोज रिलेटिव ने समझाया कि नहीं समझाया। तो ये क्या होता है, इनफैक्ट पहले लोग इस चीज से कटते थे, आज इस चीज से लोग चर्चा करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को अनहाइजीन और अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, स्कूलों में आजकल इनकरेज कर दिया गया है, आजकल स्कूलों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और सेक्स एजुकेशन के नाम से, ताकि यंग लोग भ्रम से बच सके और सच्चाइयां और तथ्य उनके सामने आ सके। तो क्या बोला है, डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीफ इन मिथ, मिथ मतलब भ्रम, और उसके बाद मिसकंसेप्शन जो है हमारे माइंड में सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, ठीक है ना, वो दूर हो सके, ठीक है ना। जैसे परी आई, बेबी छोड़ के चली गई, मम्मी ने बच्चा पैदा कर दिया, ये भ्रम दूर हो जाए, परी आने से नहीं होता। सब तो मालूम है, तो हम कहा यहां घंटा है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर काम करे। एडोलसेंस क्या होता है पता होना चाहिए, रिलेटेड चेंज क्या होते हैं, जैसे मुहासे निकल आती हैं तो बार बार हाथ वहीं जाता है, मुहासे हम लोग फोड़ देते हैं तो इसका उसका लिक्विड फैल जाता है और ज्यादा हो जाती है, तो वो सबको होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये आपके सेक्स हार्मोन से होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन से होता है। वो बात अलग है कि एस्ट्रोजन ज्यादा काम करता है इसलिए फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, टेस्टोस्टेरोन कम लेवल पे काम करता है इसलिए वो कम होती हैं, पर होता सब में है, उस एज में होता ही होता है, ये हार्मोन के आउटबर्स्ट से होता है, ठीक है ना। उसके अलावा एसटीडी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, कौन सा रोग कैसे फैलता है, कौन सा एसटीडी है कौन सा नहीं है, क्या कैंसर एसटीडी है, लेकिन एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, अच्छा जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीस, ठीक है ना, क्लेमाइडियासिस है, तो अभी आगे पढ़ेंगे भी। अच्छा, सेक्सुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस, मतलब हाइजीन प्रैक्टिस, सेक्सुअली हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया में सेक्सुअल हाइजीन पे बहुत ध्यान नहीं देते लोग, तो होता क्या है, उससे होता क्या है, यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंडिया में बड़ा कॉमन है, कारण यही है अनहाइजीन तरीके से पैड्स का इस्तेमाल करना, हैंड वॉश सही से ना करना। उसके अलावा क्या होता है, पैड्स को खुले में छोड़ देना, तो क्या होता है, इससे मक्खियां मच्छर भिनभिनाते हैं, उनमें वो कीटाणु चले जाते हैं, जब कोई खाना खा रहा होता है वहां पे वो चले जाते हैं। तो इसलिए इसी चैप्टर में अंत में देखा होगा सेक्सुअल हाइजीन पे भी एक टॉपिक डाला गया है येलो कलर का, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, उस पिछले चैप्टर में भी था। उसके अलावा एड्स वगैरह के बारे में बताया गया कि वो एसटीडी होता है, स्पेशली एडोलसेंस एज में रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ कैसे जिए वो उसके बारे में, इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा मैरिजेबल एज डिसाइड करेंगे, उसके अलावा बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस चुनेंगे, प्रेग्नेंट मदर की देखरेख कैसे करेंगे, बच्चा पैदा हो जाने के बाद मदर और बच्चे दोनों की देखरेख कैसे करेंगे, ये सब पता होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस बताएंगे, बताया था ना, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐड बनाया, बोला पहला मदर मिल्क बच्चे के लिए अमृत तुल्य है ना, अमृत समान है अमृत तुल्य। उसका रीजन है, अमृत तुल्य इसलिए बोलते हैं, बच्चे को उस समय मेडिसिन नहीं दे सकते, बच्चा पैदा ही हुआ है अभी तो उसने दुनिया आप देखी ही नहीं, और आप उसे पहले ही मेडिसिन मुंह में थमा दे रहे हो, है ना। बच्चे को कोई अन्न तो खिलाते नहीं 6 महीने तक, 6 महीने बाद ही उसको कुछ 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 देना स्टार्ट करते हो, भी लिक्विड वाली डाइट, जैसे दाल का पानी, केले को स्मैश करके। उसके अलावा देखा होगा आप सैरेलैक आता है ना, वो सब धीरे धीरे कराते हैं,
या दूध में कुछ मिला दिया, दूध में केला मिला दिया, वो खिलाते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे डाइट दी जाती है, वो भी 6वें महीने में, और कई कई लोग तो 8वें 9वें महीने में देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा इसीलिए दिया जा रहा है ताकि मम्मी का जो मिल्क है बच्चा पी सके। और फर्स्ट मदर मिल्क येलो कलर का होता है और कुछ दिनों तक पिलाया जाता है मम्मी द्वारा बच्चे को। कारण क्या क्या मेंटेन कर लेता है वो मेंटेन करता है पैसिव इम्यूनिटी की एक्टिव इम्यूनिटी। कल पढ़ाया था पैसिव की एक्टिव, और वो जो पैसिव इम्यूनिटी होती है आईजीए के कारण होती है। जबकि प्लेसेंटा द्वारा कौन सा आया था? आईजीजी। मिल्क द्वारा कौन सा आया? तो बच्चे को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिली कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मिली? नेचुरल पैसिव। फिर आगे बता दिया गया उसके अलावा क्या होगा? सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली डिजायरेबल साइज, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार। अवेयरनेस अबाउट द प्रोग्राम अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम अवेयर कैसे हों? जैसे हमारी आबादी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए महंगाई दर बढ़ रही है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए हमारे को बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए क्या होता है कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए नीट की सीटें भी कम हो जाएंगी। उस रिस्पेक्ट पे भाई, रिस्पेक्ट, अगर आबादी बढ़ रही है चीजें तो उतनी ही है, इसलिए क्या हो रहा है? गाड़ियां बढ़ रही, प्रदूषण बढ़ रहा है। भाई जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कारें खरीद रहे, उतनी ज्यादा बाइकें खरीद रहे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लोड बढ़ रहा है, उतना ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, उतना ज्यादा गैस की डिमांड होगी। और गैस की गारंटी हो या ना हो, नीट की गारंटी है, ठीक है। फिर क्या बोला गया? सेक्स रिलेटेड एब्यूज। सेक्स रिलेटेड एब्यूज का मतलब सेक्स रिलेटेड जो क्राइम करने के लिए जो बुराइयां लोग ढूंढते हैं, सेक्स की लत जिसको बोलते हैं, वो लग जाना लोगों में। उससे क्या होता है? सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो रहा है। जैसे अभी बताया रेप हो रहा है, या किसी बच्चे के साथ सेक्स अब्यूज हो गया, या बहुत सारे आप देखते हो स्कैंडल्स क्राइम पेट्रोल पे दिखाते हैं, इधर उधर दिखाते हैं, तो वो सब रियल की घटनाएं हैं। जैसे एप्स्टीन फाइल में क्या हुआ? यही तो हुआ, सेक्स अब्यूज ही तो था वो। बता, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स करना क्या है? ये अब्यूज ही तो था। फिर उसके बाद क्या हुआ? नीड टू क्रिएट द इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप। लोगों को मिलके नेसेसरी स्टेप लेना पड़ेगा ताकि हमारी सोसाइटी कैसी रह सके। देखो अब यहां से तो कोई क्वेश्चन बनना नहीं है, बनना था 1951 से। भारत पहली कंट्री है, राष्ट्रीय लेवल पे प्लान चलाया, नेशनल फैमिली प्लानिंग एक्ट के नाम से चलाया, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया क्योंकि उसमें और भी चीजें शामिल हो गई हैं। उसमें मम्मी और बच्चे की देखरेख भी शामिल हो गई। पैदा होने के बाद मम्मी की देखरेख कैसे करेंगे, बच्चे की देखरेख कैसे करेंगे, पैदा होने के पहले मम्मी का ख्याल कैसे रखेंगे, और आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या सोचेंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोचेंगे, कैसे कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये था। यहां पर भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान देना। जहां जहां से बन रहा है वहीं से बता रहे हैं, फालतू का कूड़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। देखो स्टैटरी बैंड यानी वैधानिक तरीके से बैन लगा दिया गया। वैधानिक चेतावनी लिखा होता ना, वैसे वैधानिक रूप से बैन लगा दिया, साइंटिफिकली बैन कर दिया। स्टैटरी बैंड का मतलब चेतावनी देकर के बैन कर दिया गया। किसको बैन कर दिया गया? एमनियोसिंथेसिस कल बताया था, चारों तरफ एम्ब्रियो के चारों तरफ 4 लेयर होती है, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक। ये जो एमनियन होती है बच्चे को सूखने से बचाती है, बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को एक स्विमिंग पूल की तरह वातावरण क्रिएट करता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एमनियन। एमनियन लेयर का नाम, उसके अंदर भरा फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियन में 3 ही ग्रुप आता है, एक रेप्टाइल, एक बर्ड, एक हम लोग मैमल। रेप्टाइल, बर्ड और ये हम 3 ग्रुप एमनियन है। बाकी हमारे पहले वाले वर्टिब्रेट है एन एमनियन, यानी फ्रॉग किस में आएगा, मछली किस में आएगी, एन एमनियन। एमनियोटिक की 2 पहचान सबसे बड़ी, 12 पेयर पसलियां, 12 पेयर क्रेनियल नर्व। एमनियन की 2 सबसे बड़ी पहचान, 12 पेयर क्रेनियल नर्व, 12 पेयर रिब्स। और एमनियोटिक फ्लूइड तो पाया ही जाएगा। और कितने ग्रुप आते हैं इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, राइट। फिर बोला गया इस फ्लूइड को निकाल के, इस केस में एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के बच्चे का सेक्स पता कर लेते थे, बच्चे का सेक्स पता कर लेते थे। लीगली चेक इंक्रीज मीनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइडल, इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई। चेक मतलब रोक लगा देना, किसका बढ़ रहा था, क्या हत्या, किसकी हत्या, फीमेल की। फीमेल की हत्या की घटना बढ़ रही थी। मीनेस का मतलब घटना का बढ़ना, तो इंक्रीज मीनेस यानी घटना बढ़ रही थी। किसकी घटना बढ़ रही थी, फीमेल की हत्या। हत्या मतलब फिटिसाइडल, साइडल, सुसाइडल, फिटिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल,
पेस्टिसाइडल, साइडल मतलब मारना, तो खुद फीमेल को फिटस की अवस्था में ही, गर्भ में ही मार दिया जाता था, मतलब एबॉर्शन करा दिया जाता था, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता था, बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और इसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी हम लोग ने चलाया। ये कुछ प्रोग्राम थे जिससे हम लोगों ने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, यानी आरसीएच प्रोग्राम को कनेक्ट किया। एमनियोसिंथेसिस में करते क्या, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, किसके चारों तरफ से, डेवलपिंग फिटस के। निकालने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है कि फिटल सेल के अंदर क्या है, डिसॉल्व सब्सटेंस कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। मतलब क्या जानने के लिए परीक्षण कर रहे थे, ये जानने के लिए परीक्षण कर रहे थे कि होने वाले बच्चे में कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और डिसॉल्व सब्सटेंस कितने हैं, है बैलेंस की इम्बैलेंस है, उन सब का पता करने के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, इसके लिए पता कर रहे थे, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एसेट्रा, थैलासीमिया एसेट्रा। लेकिन डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फिटस, हमारा टारगेट ये था, लेकिन हमने मिसयूज क्या कर दिया। तो ये यूज था कि मिसयूज, तो ये परीक्षण करना पर बैन नहीं है, लेकिन इस परीक्षण पर बैन है। तो बैन किस बात पर है, अगर आज आप चाहो तो आज भी करा सकते हो, क्योंकि ये लीगल है। किसी रोग का पता लगाना अपने होने वाले बच्चे का, क्या ये क्राइम है? लेकिन उस बच्चे का लिंग परीक्षण कराना ये क्राइम है। अच्छा, कैसे होता है, अगर इसमें बार बॉडीज हैं, बार बॉडीज क्या होती है, अगर किसी के पास 2 सेक्स क्रोमोसोम है, जैसे फीमेल के पास कितने हैं, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, किसी एक को यू क्रोमैटिन में बदलना पड़ेगा, किसी एक को हेट्रोक्रोमैटिन में, मतलब एक एक्टिव क्रोमोसोम रहना पड़ेगा और एक इनएक्टिव, तो ये इसमें बदल जाती है, ये हेट्रोक्रोमैटिन में बदल जाती है। और हेट्रोक्रोमैटिन मतलब इनएक्टिव की एक्टिव, इनएक्टिव। वही बॉडी बार नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी, नाम पड़ गया नाम पड़ गया बार बॉडी, बार नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, नाम पड़ गया बार बॉडी। अगर बार बॉडी किसी में है, अगर एक बार बॉडी है तो वो फीमेल, और अगर देखो मेल होता तो क्या बार बॉडी होती, बार बॉडी होती नहीं, क्योंकि 2 एक्स होता है तब एक एक्स कन्वर्ट होता है, या तो एक ही एक्स है तो कन्वर्ट होने की जरूरत क्या है। इसलिए 0 बार बॉडी है तो मेल, 1 बार बॉडी है तो फीमेल। अगर 2 बार बॉडी होती तो ये वाली कंडीशन नहीं आ जाती, एक्स 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 नहीं, सुपर फीमेल ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स एक्स। तो देखो एक एक्स तो रहेगा, ये एक्स एक बार बॉडी, ये एक्स दूसरी बार बॉडी, अब देखो 2 बार बॉडी बन गई। तो पता लग गया कि ये सुपर मेल क्या होता है, डबल ए प्लस एक्स वाई वाई, देखो 0 बार बॉडी है, तो पता लग रहा है कि नहीं सिंड्रोम इससे। अब आगे कह रहा है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है सहेली से। सहेली जो होती है, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी दवा है जो ओरली ली जाती है। कौन लेता है, कितने दिन के गैप पे लिया जाता है, यानी ये वीकली दवा है कि मंथली की डेली, वीकली दवा है। वर्ल्ड की पहली ऐसी दवा है जिसमें हार्मोन का प्रयोग नहीं किया गया, यानी नॉन स्टेरॉइडल है कि स्टेरॉइडल। और ये हमारे देश के, हमारे स्टेट के, हमारे ही कैपिटल में बनाई गई है। हमारा देश इंडिया, हमारा स्टेट यूपी उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी की कैपिटल लखनऊ में एक CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे ये प्रिपेयर की गई है। और ये दुनिया की पहली ऐसी ड्रग है जिसमें स्टेरॉइड का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ये हार्मोनल है कि नॉन हार्मोनल। तो बनाई गई CDRI कहां पे है, लखनऊ इंडिया में। कह रहा है कि, और ये करती क्या है पता है, ये हमारे यूट्रस के रिसेप्टर को, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को बांध लेती है, जिससे एस्ट्रोजन वहां पे नहीं बंध पाता है, और नहीं बंध पाने की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती और इंप्लांटेशन को रोकता है। ये सारी मुंह से लिए जाने वाली ओरल ड्रग्स ओव्यूलेशन को रोकती है, लेकिन ये ड्रग किसको रोकती है, इंप्लांटेशन को। आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, जो कि NCERT में ये लाइन नहीं दी कि ये कहां जाके बंधती है, ये ड्रग कहां जाके बनती है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के रिसेप्टर में, जिससे एस्ट्रोजन वहां नहीं बंध पाता। जब एस्ट्रोजन नहीं बंधेगा तो ये वहां बंध गया है, एस्ट्रोजन नहीं बंध पाएगा तो इंप्लांटेशन नहीं करेगा, यानी इट प्रिवेंट इंप्लांटेशन की ओव्यूलेशन, प्रिवेंट इंप्लांटेशन की ओव्यूलेशन, ठीक है ना। बाकी ये सब कोई खास बात नहीं है यहाँ पे, यहां से क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा। अब यहां से क्वेश्चन कुछ आते हैं कि हमारी आबादी कितनी है, तो हम बर्थ कंट्रोल कैसे करें। देखो, जैसे जैसे हमारी लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ है,
हमारा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना, किस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है कि बेकार हुई है? पहले की तुलना में अब ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं कि पहले ज्यादा हॉस्पिटल थे? अब ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं कि पहले ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी? तो अब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई है कि पहले ज्यादा अच्छी थी? अब ज्यादा अच्छी हुई है। पहले क्या होता था, हार्ट अटैक हुआ तुरंत मर गया, अब हार्ट अटैक होता था बच भी जाता है। पहले क्या होता था, पता लगा सो रहा है, सोते सोते ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया। अब क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हुआ भी तो भी सही हो जाता है काफी हद तक, ठीक है ना। कैंसर की कई स्टेजेस से लोग वापस आ जाते हैं, तो वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी यानी वही मेडिकल्स बढ़े हैं और बेटर लिविंग कंडीशंस भी आई हैं। बेटर लिविंग कंडीशन, पहले ऑक्सीजन पोल्यूशन कम था, अब ज्यादा हो गया। लोगों ने घर में वो ऑक्सीजनेटर लगा दिया, यानी ऑक्सीजन प्यूरिफायर। दिल्ली में सब घरों में लगा हुआ है ऑक्सीजन प्यूरिफायर। तो उससे क्या होगा, बेटर लाइफ कंडीशन भी हुई है, इसलिए धमाका हो गया। किसमें धमाका हो गया? आबादी बढ़ गई बहुत तेजी से। जब बेटर लाइफ हो गई, सोफिस्टिकेटेड लाइफ हो गई, तो आबादी बढ़ गई, ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच आर अराउंड 2 बिलियन, कह रहा है सन 1900 में कितनी थी, यहीं से क्वेश्चन आएगा। सन 1900 में कितनी थी? 2 अरब। 2 अरब मतलब 2000 मिलियन। 2 अरब का मतलब 2000 मिलियन, ठीक है ना। और वो बहुत तेजी से, रॉकेटेड का मतलब होता है बहुत तेजी से ऊपर जाना, बहुत तेजी से ऊपर जाना। ये नहीं कि रॉकेट में बैठ के हम लोग आबादी बढ़ा दिए, ठीक है ना। रॉकेटेड अबाउट 6 मिलियन बाई 2000, यानी कि 3 गुना आबादी बढ़ गई। अब पिछले 100 सालों में वर्ल्ड की आबादी 2 अरब से कितने अरब हो गई? 6 अरब। और ये तो केवल वहां की थी 100 साल की। जरा आगे देखिए, सिर्फ करीब 11 सालों में 1.2 बिलियन और बढ़ गई, यानी कितनी है। और 2021 में भी जनगणना हुई, उसके हिसाब से करीब 8 के करीब पहुंच गई है। 8 के करीब पहुंच गई, 8 के लमसम हम लोग पहुंच चुके हैं। 8 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या है। और देखो भारत का सिनेरियो देखो, कह रहा है ऐसा ही भारत में भी हुआ है, ठीक है ना। हमारी आबादी 350 मिलियन यानी करीब 35 करोड़ थी। 35 करोड़ केवल आबादी थी कब? जब हम आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंस के समय। अब पहुंच गई कितनी? बिलियन। बिलियन का मतलब 1 अरब, एस तो लगा नहीं है, तो 1 अरब। 1 अरब पहुंच गई कब? 2000 आते आते, यानी ये भी 3 गुना बढ़ गई। 35 का 3 गुना कितना होगा? लगभग 1 अरब। लगभग 1 अरब भाई, 35 दूनी 70 और 35 105, तो यानी लगभग 1 अरब के करीब पहुंच गई है, ठीक है ना। यानी कि 1 अरब पहुंच गई, यानी ये भी 3 गुना बढ़ी। और सन 2011 आते आते 1.2, और आज की डेट पे जानते ही हो लगभग 1.5 करोड़ है। 1.5 बोल रहे हैं, लगभग 150 करोड़ हैं, 150 करोड़, 1.5 बिलियन है। बोलो क्लियर है? 1.5 करोड़ के 1.5 बिलियन, 1.5 अरब, यानी 150 करोड़ भारत की आबादी है। अच्छा, सबसे ज्यादा चेंज क्या हुआ? आबादी बढ़ने का 2 मुख्य श्रेय है। जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है। बताओ, जन्म दर और मृत्यु दर। तो बताओ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, मम्मी की जो मृत्यु दर थी जन्म देते समय, वो घटा है, क्योंकि पहले घरों में डिलीवरी होती थी, होम डिलीवरी होती थी, अब हॉस्पिटल डिलीवरी होती है, नहीं। तो उसके बाद IMR भी घटा है। पहले बच्चे घर पे पैदा होते थे तो अनहाइजीन के कारण कुछ की डेथ भी हो सकती थी। अब क्या होता है, डॉक्टर के सुपरविजन में रहते, गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में रहते, तो उनकी उम्र मतलब उनका जो जीने का चांस बढ़ गया है। तो बताओ, MMR घटा है कि बढ़ा है? मृत्यु दर घटी है कि बढ़ी है? लेकिन जो जन्म दर है वो, यानी IMR जो है वो क्या हो गया है? घटा है। मृत्यु दर लिखा है, अरे मोर्टेलिटी रेट लिखा है, जन्म दर नहीं लिखा। मृत्यु दर में कमी आई, जन्म दर बढ़ी है। अब मम्मी की भी मृत्यु दर में कमी आई, बच्चे की भी मृत्यु दर में कमी आई, तो मृत्यु दर में दोनों की कमी आई और दोनों के सर्वाइवल का चांस, तो आबादी बढ़ेगी कि घटेगी? ध्यान देना। अब क्या कह रहा है, रिप्रोड्यूसिबल एज भी मायने रखती है, ठीक है ना। RCH प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना, कुछ चीजें देखी गई कि 2011 की जनगणना बताती है कि हमारी आबादी का जो वो है ग्रोथ रेट, वो कितना है? लेस देन 2%। लेस देन 2%, मतलब हर 1000 लोग पे करीब 20 बच्चे प्रतिवर्ष बॉर्न हो जाते हैं। हर 1000 लोग पे प्रतिवर्ष 20 बच्चे बॉर्न हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, इससे क्या हो रहा है? तेजी से आबादी बढ़ रही है, तेजी से आबादी बढ़ रही है। क्लियर? और अगर तेजी से आबादी बढ़ेगी
तो जानते ही हो आप क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन लेते हैं हम लोग? सबसे बड़ी बात है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाते हैं। वैसे छोटे मोटे बहुत एक्शन लिए गए। क्या छोटे मोटे एक्शन लिए गए? कह रहा है कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चुना, यानी गर्भ निरोधक उपाय चुने। फिर कह रहा है कि हमने क्या किया, मीडिया में देखा होगा, पोस्टर पे देखा होगा, बिल पे देखा होगा, क्या देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या, दो बच्चे होते हैं, लिखा होता है हम दो हमारे दो। तो अगर हम दो हमारे दो रहेंगे तो आबादी कांस्टेंट रहेगी। हम दो हमारे 4-5 है तो आबादी बढ़ेगी। हम दो हमारा 1 है तो आबादी घटेगी। बोले है कि नहीं है? अरे वही वाला पॉपुलेशन ग्रोथ में पढ़ा था 3 तरह के, ट्रायंगुलर, डिक्लाइनिंग और यानी बेल शेप और अर्न शेप। तो हम दो हमारे 2 हैं तो आबादी कांस्टेंट रहेगी। बहुत सारे कपल यंग, मोस्टली यंग वाले लोग जो शहरों में रहते हैं, अर्बन मतलब और रूरल मतलब गांव, तो अर्बन एरिया में जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, उनका कौन सा नॉर्म है? 1 चाइल्ड नॉर्म। आजकल जितनी मेट्रो सिटीज है वहां एक ही बच्चे का प्रोग्राम है, 1 चाइल्ड नॉर्म। अब हम दो हमारा 1 है तो आबादी घटेगी। कह रहा है इसमें फिर बहुत चेतावनी से आबादी बढ़ रही है, क्योंकि मैरिजेबल एज पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैरिजेबल एज होनी चाहिए मेल के लिए कितनी, फीमेल के लिए कितनी? 18। अब कहा जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में आया था, चेंज होने वाली है, दोनों की किस किस करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, अब 18 से भी कम में फीमेल की मैरिज हो, 18 से कम में, पहले 18 पे होती थी, अब 18 से बढ़ा के किस कर दी, तो 3 साल और बढ़ गए ना। तो अगर 3 साल बढ़े तो 3 रिप्रोडक्शन के चांस घटे ना। अरे 3 साल कम मिला ना उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो आबादी घट गई कि घटने के चांस बढ़ेंगे कि बढ़ने के चांस बढ़ेंगे? हाँ, तो यही बोल रहा है। दोनों की किस किस का प्रस्ताव है सुप्रीम कोर्ट में अभी विलंबित है। और इनको, छोटी फैमिली को, हमारे भारत में तो नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन बाकी कंट्रीज में इंसेंटिव दिया जाता है। बोला जाता है कि सरकारी सुविधाओं में लाभ मिलेगा अगर आपका 1 बच्चा है, अगर आपको जीएसटी में छूट मिलेगी, आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा, ठीक है ना, और आपको ये सब कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं में छूट मिलेगी। तो जो जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो लोग इंसेंटिव देती है। और कई कंट्री तो ऐसी, जैसे चाइना क्या कर रहा है, अभी आबादी उसको कम हो गई आबादी। चाइना में बूढ़े लोग बहुत हो गए, है ना, और यंग लोग बहुत कम हो गए। भारत पर सबकी नजर क्यों है? क्योंकि भारत की आबादी ज्यादा है, और जहां आबादी ज्यादा होती है वहां यंग लोग ज्यादा हैं कि कम, ओल्ड लोग ज्यादा है? यंग लोग ज्यादा है, और जहां यंग लोग ज्यादा होंगे वहां पे प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पर्टी, मार्केट की वैल्यू। तो इसीलिए सब पूरे वर्ल्ड की जो आंख है वो कहां पे है? भारत पे। क्यों? चाइना सोचता है मेरा माल बिक जाए, यूएस सोचता है मेरा बिक जाए, तभी टैरिफ का गेम खेल रहे हैं सब। अब आगे देखिए, यहां से रियल चैप्टर की जान चालू होती है, और वहां से भले क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा। वहां से 2-3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो बता दिया आपको, लेकिन यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा चालू हो जाते हैं। देखिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पे क्वेश्चन आया हुआ है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होनी चाहिए? जो स्कूटर लेके दिन भर ढूंढो और ना मिले, या हर दुकान पे मिल जाए। तो क्या बोलो? यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारे लिए आसान होनी चाहिए, हमारी फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब हमें उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कहीं लिखा होगा इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, कहीं कहां लिखा है? चलो अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। इजी, हाँ ये रहा, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए। देख लो, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, हर मार्केट में मिल जानी चाहिए, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जानी चाहिए। यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब हमारे लिए दोस्त होना चाहिए, दुश्मन नहीं। हम उसको यूज करके पछताए, अरे ये क्या हुआ, पता लगा हम फैमिली प्लानिंग रोकने के लिए इस्तेमाल करते और जल्दी बच्चा पैदा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इफेक्टिव होनी चाहिए कि नहीं इफेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सबल होनी चाहिए कि नहीं रिवर्सबल होनी चाहिए। पता लगा एक कपल ने 3 साल तक बच्चा ना लेने के लिए कोई गर्भ निरोधक उपाय लिया, पता लगा अगले 30 साल इलाज कराए, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा है, सीज हो गया, पता लगा विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। कह रहा है साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हो भी तो बहुत कम हो। बहुत कम होगा मतलब ये भाई, इतना बड़ा कंट्री है, करोड़ों लोग ने दवा ली, तो करोड़ में से 1-2 लोगों को कोई चक्कर वक्कर और कैंसर वैंसर हो गया तो चल सकता है, लेकिन हाँ अगर सबको कैंसर हो जाए तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। इट शुड बी नो वे टू इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव। कह रहा है सेक्सुअल ड्राइव में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए, ठीक है ना, सेक्सुअल डिजायर में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए,
ठीक है ना, और सेक्सुअल एक्ट में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए, किसके, यूजर के। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो अवेलेबल है वो ब्रॉडली हमने इतने ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला नेचुरल या ट्रेडिशनल, दूसरा बैरियर, तीसरा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, चौथा पिल्स, इसको पिल्स बोल सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को पिल्स बोल सकते हैं, उसी का इंजेक्शन है, उसी का इंजेक्शन है, ठीक है। इम्प्लांट है, इम्प्लांट यानी जैसे ट्रांसप्लांट कराते हैं वैसे इम्प्लांट। उसका सर्जिकल मेथड जैसे वो नसबंदी, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को। तो मेल में कौन सा करेंगे, वैसेक्टोमी, फीमेल में कौन सा करेंगे। हाँ तो याद रखिएगा, एक एक करके मेथड पढ़ते हैं। पहला मेथड कौन सा है, नेचुरल। अच्छा नेचुरल क्यों बोला गया, नेचुरल मेथड पुराने जमाने में यूज करते थे, जब ना दवाएं थी ना गर्भ निरोधक डिवाइसेस थी, ना गर्भ निरोधक दवाएं थी यानी ना तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी और ना ही कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस थी, तो नेचुरल मेथड यूज करते थे, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, अवॉइड द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोक रहा है, कैसे, नेचुरली की, नेचुरली या आर्टिफिशियली, नेचुरली रोकने का प्रयास करेंगे, दोनों की मीटिंग को रोकेंगे, लेकिन बीच में कोई बैरियर नहीं लगाना है, ना कोई दवा खानी है, मतलब इसमें ना तो कोई डिवाइस यूज करनी है, यहां कहीं लिखा होगा देयर इज नो यूज ऑफ डिवाइस, यहां कहीं लिखा होगा, लास्ट में लिखा है ये, एज नो मेडिसिन और डिवाइस, एज नो मेडिसिन और डिवाइस, as no medicine or device are used in this method, so side effect is almost nil, लेकिन चांस ऑफ फेल्योर बहुत ही हाई है। तो ना तो डिवाइस यूज कर रहे हैं ना तो कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, इसीलिए फेल्योर का रिस्क बहुत ज्यादा है। और इसमें भी 3 मेथड आते हैं, इसमें भी कितने मेथड आते हैं, 3 मेथड आते हैं। पहला मेथड सुनिए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, देखो पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियड, पीरियड का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक पीरियड आता है। कल चर्चा की थी 10 से 17 दिन, 10 से 17 दिन को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। ये देखो 10 से 17 दिन में ओव्यूलेशन का चांस सबसे ज्यादा, ये देखो कुड बी एक्सपेक्टेड, ओव्यूलेशन 10 से 17 दिन में किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें इस पीरियड को, अब्स्टेन का मतलब होता है अवॉइड, अब्स्टेन का मतलब होता है अवॉइड, अब्स्टेन का मतलब अवॉइड या अब्स्टेन, यानी इसको परहेज करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा इस पीरियड को। इस पीरियड में कोई भी कोइटस नहीं होना चाहिए, यानी अगर इस पीरियड में कोइटस मतलब इंटरकोर्स, अगर इंटरकोर्स हो गया तो क्या हो जाएगा, मेल का स्पर्म फीमेल में चला जाएगा और इस पीरियड में अंडा भी निकल रहा है तो अंडे के संपर्क में आ जाएगा और एम्पुला में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, वो बन गया मां, वो बन गई बाप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेथड फेल हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए कौन सा दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का अवॉइड करना है अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो कौन सा पीरियड अवॉइड करना नहीं है। अगर माँ बाप कोई बनना चाहता है तो 10 से 17 दिन के बीच में कोइटस जरूर 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 होना चाहिए, और अगर नहीं चाहता है तो उसको 10 से 17 दिन कोइटस को अवॉइड करना है, इसीलिए नाम पड़ा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। बोलो समझ आया। चलो ये पुराने जमाने के मेथड है, जब हमारे पास ना डिवाइस होती थी ना ड्रग्स होते थे, ठीक है, इसीलिए फेल्योर रिस्क बहुत ज्यादा हुआ करता था। कह रहा है एज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई इन दिस पीरियड, यानी 10 से 17वें दिन पे बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। इसीलिए तो जब कोई भी माँ बाप बनना चाहता है इस पीरियड को डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि कोइटस करिए या इंटरकोर्स करिए तो इस पीरियड को जरूर ध्यान रखिए, और अगर नहीं उसको फैमिली प्लानिंग के हिसाब से जा रहा है तो डॉक्टर से सजेस्ट करता है 10 से 17 दिन नो कोइटस, ठीक है ना। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस पीरियड को अब्स्टेन का मतलब अवॉइड कर दे, कोइटस अवॉइड कर दे इस पीरियड में, तो कॉन्सेप्शन का मतलब गर्भधारण को रोका जा सकता है। कॉन्सेप्शन मतलब गर्भधारण को रोका जा सकता है। दूसरा मेथड है नेचुरल में बी वाला मेथड है विड्रावल या कोइटस इंटरप्शन, यानी विड्रावल या कोइटस इंटरप्शन। अब देखो जब मेल इजैकुलेट होने वाला होता है तो उसके सेंस ऑर्गन से उसको पता चल जाता है कि इजैकुलेशन यानी स्पर्म बाहर आने वाला है, तो स्पर्म जब बाहर आने वाला होता है तो उसको वेजाइना
से उसको रिमूव कर देते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन्स को वेजाइना से रिमूव कर देते हैं, तो विड्रॉ कर दिया ना, तो स्पर्म बाहर आएंगे कि फीमेल बॉडी में जाएंगे? बाहर आएंगे। तो जब स्पर्म का इंसेमिनेशन नहीं हुआ तो फीमेल प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं होंगे। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोइटस, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था वो आपने ब्रेक कर दिया, इसीलिए नाम पड़ गया कोइटस इंटरप्शन। या तो विड्रावल ऑफ पेनिस समझे, या तो कोइटस को इंटरप्ट कर दिया, इससे अब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। देखो लिखा है मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन एंड अवॉइड द इंसेमिनेशन। हो गया, खत्म काम। तीसरा सी मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसका मतलब क्या होता है? लैक्टेशनल मतलब होता है जब तक किसी फीमेल में मिल्क निकलता है तब तक उसमें, मिनोरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ए का मतलब नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेथड में ओव्यूलेशन तो होता ही नहीं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही तो ओव्यूलेशन कैसे होगा? इसीलिए साइकिल डू नॉट अकर्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं तो ओव्यूलेशन कहां से हो जाएगा? कब तक नहीं होती मेंस्ट्रुअल साइकिल? जब तक फीमेल में बहुत ज्यादा मिल्क बन रहा होता है, इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होता है, यानी लगभग 6 महीने का औसतन वैल्यू आता है। लगभग 6 महीने का वैल्यू आता है, कहां से ले स्टार्ट होकर के? पार्चुरेशन से। और जब तक कोई मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है तब तक, और पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, नहीं कि मिल्क बना थोड़ा सा मिल्क पिलाया बाकी डब्बे वाला पिलाने चालू कर दिया, ऐसा नहीं। पूरा मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो पूरा करा रही कि अधूरा? तो क्या होगा? उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बनेगा। प्रोजेस्टेरॉन एंटी गोनाडोट्रोपिन होता है। प्रोजेस्टेरॉन गोनाडोट्रोपिन को रोकता है कि बढ़ावा देता है? रोकता है। तो एफएसएच को रोकेगा, एलएच को रोकेगा। बिना इन दोनों हार्मोन के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी। बताओ, एफएसएच तो स्टार्ट हुई थी, तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। इसलिए इस पीरियड में गर्भ होने का चांस, गर्भ धारण का चांस कैसा हो जाता है? नील। और ये मेथड कितने दिनों तक इफेक्टिव होता है? केवल 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 मैक्सिमम अप टू 6 मंथ फॉलोइंग, मतलब पार्चुरेशन से औसतन 6 महीने तक का ही वैलिडिटी होती है, उससे ज्यादा वैलिड नहीं होती है। और ये बात तो पहले ही बता दी, इन तीनों मेथड में ना तो कोई ड्रग यूज किया ना तो कोई डिवाइस यूज किया, तो बताइए क्या होगा? तो चांस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट हाई होगा। और बताइए, लेकिन साइड इफेक्ट नील होगा, बता चुका हूं। अब आए सेकंड मेथड पे, नेचुरल के बाद सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का नाम है बैरियर। देखो, अब पहले परिभाषा में और अब की परिभाषा में बस एक अंतर आया है। क्या अंतर आया है? ये दूसरा मेथड है। बैरियर में भी वही करना है, ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोकना है, इसकी फिजिकल मीटिंग को रोकना है, लेकिन किसकी मदद से? वहां कोई बैरियर इस्तेमाल नहीं किया था, यहां बैरियर की मदद से उसको रोका है। और ये मेल के लिए अवेलेबल है कि फीमेल के लिए, कि दोनों के लिए? बैरियर मेथड इज अवेलेबल नॉट फॉर द मेल बट ऑल्सो फॉर द फीमेल। मतलब सिर्फ मेल के लिए ही अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो फीमेल के लिए भी अवेलेबल है, दोनों के लिए अवेलेबल है। पहला आया कॉन्डम। कॉन्डम मेल के लिए भी अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा यूज में कौन सा है? मेल वाला, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, चीप एंड बेस्ट है, इजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना? मेल को एक ये भी है ना, साई नेचर ऑफ मेल फीमेल, साई नेचर फीमेल का होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खरीदती नहीं है, इसलिए मेल का प्रचलन में बहुत ज्यादा है और ट्रेंड में भी मेल का ही है। उसके कई कारण भी अभी नीचे देखिएगा आया वो क्वेश्चन है। बैरियर, बैरियर में आता है कॉन्डम, और ये पतले रबर का बना होता है कि मोटे रबर का? पतले रबर का बना होता है, और उस रबर को बोलते हैं लेटेक्स सीथ। लेटेक्स सीथ बहुत स्ट्रेचेबल होता है, इतना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते पर वो बस्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स सीथ। और ये पेनिस को कवर करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसमें? मेल में। और फीमेल में किसको कवर करते हैं? बर्थ कैनाल को। बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल बराबर वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल, वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल, किसमें? फीमेल में। ठीक है, मेल में पेनिस पार्ट को कवर कर लेता है, फीमेल में बर्थ कैनाल को कवर कर लेता है। और इसको कोइटस के पहले इस्तेमाल करना है कि कोइटस के बाद? अगर कोइटस के बाद इस्तेमाल किया तब तो फिर बधाई हो, है ना? इजेकुलेटेड सीमेन क्या संपर्क में आ पाएंगे फीमेल के ट्रैक में? नहीं, क्योंकि बीच में क्या लगा दिया? बैरियर, थिन रबर के रूप में बैरियर लगा दिया। ये देखिए, इसका एक ये फिगर दिया हुआ है, फिगर भी पूछा जा सकता है। ये मेल का बैरियर है। अब मेल का बैरियर है तो देखो, सारे स्पर्म, ये मेल का पेनिस पार्ट है, यहां पर ये है यूरिथ्रा, इसको ये बोलते थे यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, याद है?
यूजीटी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यहीं से यूरिन भी आता है, यहीं से स्पर्म भी आता है, लेकिन जब स्पर्म आएगा तो यूरिन नहीं आएगा, जब यूरिन आएगा तो स्पर्म नहीं आएगा। बताओ क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है। अब बताओ, ये वेजाइनल पार्ट है, ये फीमेल का वेजाइनल पार्ट है, अब ये बीच में क्या लगा हुआ है? क्या ये इसके संपर्क में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो बस ये मेथड इस तरह से काम करेगा। जरा ये वाला देखो, फीमेल वाला, एक सिरा बंद है, दूसरा सिरा खुला है। अब इसमें होता क्या है, यहां से देखो ये बंद है, ये बंद है, और ये सिरा खुला हुआ है। ये है वेजाइना, ये है सर्विक्स, ये पूरा ऐसे वेजाइना सर्विक्स, उसके अंदर फिट है, ये फिट कर दिया। देखो कुछ पोर्शन वेजाइना में आ रहा है, कुछ सर्विक्स में। बंद वाला हिस्सा किस तरफ है? खुला वाला किधर है? अब यहां से जब पेनिस पार्ट आया तो पेनिस पार्ट से जो भी यहां पर स्पर्म इजैकुलेशन होगा वो यहां हो जाएगा, और यहां से बीच में क्या लगा हुआ है? और ये है फीमेल ट्रैक्ट, ये है मेल का सेक्स ऑर्गन, बीच में क्या लगा है? बैरियर। क्या स्पर्म यहां के संपर्क में आएंगे? तो ये फीमेल के लिए मेथड हो गया। हाँ, मेल के लिए एक ब्रांड नेम पूछा गया है कई बार, क्या नाम है? निरोध। निरोध का मतलब होता है रोकना, निरोध का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना? तो इसलिए नाम दिया गया निरोध। निरोध इज द मेल कॉन्डम की फीमेल कॉन्डम, और ये बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है। जब पहली बार आया था, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वहां पे सीएचसी और पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, वहां पे ड्यूटी भी लगती है एमबीबीएस के दौरान। यूज ऑफ कॉन्डम आजकल बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि एसटीडी को रोकने लगा है, प्राइवेसी को ध्यान में रख के बनाया गया, प्राइवेसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। देखो क्या लिखा है, एडिशनल बेनिफिट ये है कि यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन को रोक रहा है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा। और दोनों ही कॉन्डम, चाहे मेल का हो फीमेल का, ये डिस्पोजेबल होते हैं, यानी यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो तो यानी एसटीडी नहीं होगी, एक ही बार यूज कर रहे हैं, एसटीडी नहीं होगी। दूसरी बात, सेल्फ इंसर्ट किया जा रहा है, ये नहीं कि डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब जरा लगा दो, है ना? उसके बाद देयर गिव्स प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी को ध्यान में रख के करा गया है, किसकी? यूजर की। ये सबसे बड़ा फायदा है। अब ये देखो, ये फीमेल वाले मेथड, डायाफ्राम, सर्विकल कैप, वाउल्ड, ये सब किसके लिए बैरियर है? किसके लिए? फीमेल के लिए। और किसके बने होते हैं? रबर के। इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल के ट्रैक्ट में, ताकि ये किसको ढक ले? कब ढके? कोइटस के समय, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। अच्छा, और ये क्या करते हैं? ये भी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। देखो वहां सर्विक्स और वेजाइना दोनों लिखा था, इस मेथड में केवल और केवल क्या लिखा हुआ है? सर्विक्स। और ये रीयूजेबल होते हैं, जबकि वो कैसे थे? यूज एंड थ्रो का मतलब डिस्पोजेबल, वो डिस्पोजेबल थे। जैसे पानी के ग्लास दो तरीके के आते हैं, स्टील का, कांच का, वो डिस्पोजेबल नहीं होता, लेकिन एक आता है प्लास्टिक का या थर्माकोल का, वो डिस्पोजेबल होता है कि नहीं होता है? यानी पिया फेंक दिया, पिया फेंक दिया, तो ये रीयूजेबल है। और इसके साथ हमें यूज करना पड़ता है स्पर्मिसाइडल क्रीम और जेलीज, ठीक है, या फोम। अब इससे होता क्या है, इससे स्पर्म जो होते हैं ना मर जाते हैं, और इसलिए ये सब बैरियर मेथड काफी इफेक्टिव हो गया। मतलब साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम का इस्तेमाल कर लिया गया, तो बहुत इफेक्टिविटी बढ़ गई। अब तीसरा मेथड का नाम आईयूडी। आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अच्छा, ये डिवाइसेस इंसर्ट कराया जाता है डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस द्वारा। पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, बताइए ये डिवाइस किसके द्वारा फिट किया जाएगा? एक्सपर्ट डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू, ठीक है ना? कहां से फिट होगा, कहां पर फिट होगा? मतलब वेजाइना से इंसर्ट करते हैं, यूट्रस में फिट करते हैं, तभी तो नाम पड़ा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस 3 प्रकार की होती है। पहला, नॉन मेडिकेटेड, जिसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं की गई, इसका नाम है लिप्स लूप्स। लिप्स लूप्स नॉन मेडिकेटेड में कौन आता है? लिप्स लूप्स। अच्छा, दूसरा होता है कॉपर बेस्ड, इसमें 2 आते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, और आजकल एक नया बनाया गया मल्टीलोड 375। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375,
ये कॉपर बेस्ड है। और तीसरा होता है हार्मोनल बेस्ड। हार्मोनल बेस्ड में दो आते हैं, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। यहां से मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है, यहां से अक्सर गलत भी होता है बच्चों का, क्योंकि नाम ही नहीं याद रहता है। देखो फिर से सुन लो, अगर पूछा जाए नॉन मेडिकेटेड लिप्स और लूप्स, नॉन मेडिकेटेड में कौन आएगा? अच्छा, अगर पूछा जाए उसमें हार्मोनल में कौन आएगा? प्रोजेस्टासर्ट LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। और पूछा जाए अगर आपसे कॉपर में कौन आएगा? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है ना? अच्छा, आईयूडी करती क्या है? यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया। आईयूडी स्पर्म को मार के खा जाती है, फैगोसाइटोसिस करती है। आईयूडी स्पर्म को मार के क्या करती है? खा जाती है। ठीक है, कहां पे मार के खा जाएंगी? जहां रह रही हैं। कहां रह रही हैं? यूट्रस में। और कॉपर वाली क्या निकालती हैं? और कॉपर क्या करता है ना, स्पर्म की टेल से बंध जाता है। अब स्पर्म की टेल से बंध जाता है। कॉपर हैवी मेटल है कि लाइट? हैवी मेटल है। अब बताओ, टेल पर कोई लटक गया हो कि सांप की पूंछ पकड़ ली हो किसी ने, सांप क्या भाग पाएगा आगे? नहीं भाग पाएगा। तो बताइए उसकी स्पीड कम हो जाएगी कि घट जाएगी? देखो लिखा है, एक ही बात है, कम हो जाना घट जाना। सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म की मोर्टेलिटी को घटा दिया। स्पर्म की मोर्टेलिटी घट गई तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी। बताइए क्या करता है आईयूडी? आईयूडी स्पर्म को मार के खा जाता है, बचे हुए की टेल पे बंध जाता है कॉपर। कॉपर बंध जाने से टेल की मोर्टेलिटी में कमी आती है। टेल की मोर्टेलिटी कम तो फर्टिलाइजेशन का चांस भी कम हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का चांस भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हार्मोनल वाली एक्स्ट्रा क्या करती है? हार्मोनल वाली एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल काम क्या करती है? हार्मोनल वाली एडिशनल काम क्या करती है, जरा देखो। वो क्या करती है? यूट्रस को इंप्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बना देती है। यूट्रस को इंप्लांटेशन के लिए उपयुक्त बना देती है, अनुपयुक्त। ठीक है ना? और सर्विक्स को होस्टाइल कर देती है स्पर्म के लिए, यानी सर्विक्स को स्पर्म को रोकने के लिए तैयार कर देती है। सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा बना देती है। एक्चुअली सर्विक्स का म्यूकस गाढ़ा हो गया तो बताओ क्या सर्विक्स सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? स्पर्म को आने दे रहा है कि रोक रहा है? हाँ, होस्टाइल मतलब रोकना, एक तरह से रोक रहा है। सर्विक्स होस्टाइल कर रहा है स्पर्म को, और आपका जो इंप्लांटेशन है वो भी नहीं होने दे रहा है। ये हार्मोनल वाली का एडिशनल काम है। बताओ, हार्मोनल वाली वो काम तो करती थी, लेकिन एक्स्ट्रा क्या काम कर रही है? दो काम एक्स्ट्रा कर रही है। सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा बना के स्पर्म को अंदर आने से रोक रही है। और दूसरा काम क्या कर रही है? दूसरा काम कर रही है, इंप्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसूटेबल बना दिया गया। तो ना तो इंप्लांटेशन होना है ना फर्टिलाइजेशन होना है। अच्छा, कह रहा है ये फीमेल, उन फीमेल को दिया जाता है ये मेथड, या वो उन फीमेल में लगाया जाता है या फिट किया जाता है जो दो बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहती हैं, एटलीस्ट 3 इयर्स का। ठीक है ना? देखो लिखा है, हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी, या तो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है 1-2 साल, या तो बच्चों में अंतर रखना चाहती हैं, क्योंकि 2 बच्चों में मिनिमम कितने साल का अंतर होना चाहिए? 3। इफ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है? आईयूडी के बाद कोई यूज किया जाता है तो पिल्स। पिल्स में सहेली आएगी। देखो, अगर हम ओरली ले लें थोड़ा सा डोज, या तो प्रोजेस्टेरॉन का, या तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का, कि किसका लेना है? या तो अकेले क्या ले लो, और या तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन ले लो। तो ये हमारे मतलब फीमेल के द्वारा लिया जाता है। फीमेल के खून में इनका स्तर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अगर ये स्तर बढ़ गया तो आप बताओ ओव्यूलेशन घट जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो ओव्यूलेशन कम होगा, याद रखो। तो क्या हो जाएगा? ये कौन यूज करता है, फीमेल की मेल? तो दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में? टैबलेट। इसीलिए लोग इसे क्या बुलाते हैं? पिल्स। टैबलेट को क्या बुलाते हैं? पिल्स। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली। कहते पहली जो पिल्स थी डेली लेनी पड़ती थी, नाम था माला डी। माला डी, माला मतलब 30 दिन की दवा थी, डी मतलब डेली लेनी पड़ती थी, एक एक गोली एक एक गोली एक एक गोली, तो नाम पड़ा माला डी। ठीक है ना? स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के में प्रीफर करी जाती थी, यानी पहले दिन से चालू कर ली जाती थी। और
फिर 7 गोलियां जो थी ना उसका गैप दिया जाता था, पहले 7 गोलियां गैप दिया जाता था, यानी 21 टैबलेट आती थी। फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, 21 दिन चली, 7 दिन का गैप, अब 29वें दिन फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। बताओ 7 दिन का गैप इसलिए देते हैं ताकि प्रोजेस्टेरोन लेवल घट सके, प्रोजेस्टेरोन लेवल नहीं घटेगा तो अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। हमें ओव्यूलेशन को रोकना है, ना कि पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना है। इसलिए कितने दिन की टैबलेट आती थी? 21 दिन की, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या था, फीमेल भूल जाया करती थी, पता लगा 7 दिन के गैप की बजाय 10 दिन गैप हो गया, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई। तो उन्होंने कहा अब हम 30 दिन की टैबलेट दिया करेंगे। 7 दिन 21 दिन तो प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन या अकेले प्रोजेस्टेरोन, और 7 दिन जो बचा 22 से लेकर 28 दिन वो आयरन की गोली, उसके अंदर कोई हार्मोन नहीं डालते थे, आयरन की गोली। अब आयरन तो शरीर के लिए अच्छा है, आयरन तो जहां खून वून बह रहा हो वो उसको मेंटेन कर लेगा। आयरन तो वैसे भी हीमोग्लोबिन बनने के लिए कितना जरूरी है, तो इसलिए फीमेल में आयरन की डमी टैबलेट डाल दी जाती थी। तो अब उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, अब कोई गैप वैप नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, आफ्टर द गैप ऑफ 7 ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स इट हैज बीन रिपीटेड विद द सेम पैटर्न विद टिल देन फीमेल डिजायर टू बी प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। जब तक कोई फीमेल अपना गर्भ धारण करना चाहती है तब तक वो क्या करे, ये टैबलेट लेती रहे। मान लो 1 साल तक लेती रही, 1 साल तक ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन ये डेली डेली लेने वाला जो मेथड है किडनी पे और लीवर पे जोर डालता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम हार्मोनल बेस्ड ना बना करके नॉन हार्मोनल बेस्ड बना लें और ज्यादा इफेक्टिव बना लें। और हफ्ते में 1 टैबलेट लेना बहुत छोटी बात है, महीने में 4, हफ्ते में 1, साल में 48। बताओ सही कि नहीं है? तो ये ज्यादा ठीक है। और पता लगा 1 महीने में 30, 1.5 महीने में 45। सोचो एक भी दिन छूट गया, काम खत्म। अब वो वाली फिक्स है कि संडे संडे बता कैलेंडर पे डेट डाल दी, हर संडे में लेनी है। अब हर संडे ले लिया, कोई बवाल भी नहीं उसमें। और वो केवल और केवल इंप्लांटेशन को रोकती थी। ये किसको रोकती थी? लेकिन अभी मैंने बताया कुछ इंप्लांटेशन को भी रोकती थी। कौन रोकती है? सहेली। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ म्यूकस ऑफ प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये बात ऊपर भी बताई थी कि ये सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा बना देती है, जिससे स्पर्म की स्पीड रिटार्ड हो जाती है, स्पर्म तैर के नहीं जा पाता और वहां ट्रैक तक नहीं पहुंच पाता। पिल्स बहुत इफेक्टिव होती हैं क्योंकि साइड इफेक्ट बड़ा कम होता है और वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल, फीमेल द्वारा वेल एक्सेप्टेड है। लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया आईयूडी, वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया, जबकि वेल एक्सेप्टेड इन इंडिया पिल्स। पिल्स, और पिल्स में भी आजकल चल रहा है सहेली। अब तो छाया भी आ गया है जो कि महीने में 1 बार ली जाती है, यानी साल भर में केवल 12, ठीक है ना। सहेली जो है न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, फीमेल द्वारा ली जाती है। नॉन स्टेरॉइडल मतलब नॉन हार्मोनल है कि हार्मोनल? वंस इन अ वीक की वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, उसमें लिखा था फ्यू साइड इफेक्ट, लेस साइड इफेक्ट लिखा था, यहां लिखा वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, यानी साइड इफेक्ट और कम और इफेक्टिवनेस और ज्यादा। और ओव्यूलेशन को ना रोक के किसको रोकेगी? इंप्लांटेशन को रोक रही। तो ज्यादा बड़े पैमाने पे काम कर रही कि छोटे पैमाने पर? बताइए। कोई कहता है बस इतनी दूर गड्ढा खोदो, इससे 1 इंच इधर ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई कहता है 6 फीट खोद दो, आधा 1 फुट चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ओव्यूलेशन को रोकती थी वो नैरो लेवल पे काम कर रही थी, ये ब्रॉड लेवल पे काम कर रही है। भाई इंप्लांटेशन के लिए 1 हफ्ते बाद तक, यानी 1 हफ्ते बाद फर्टिलाइजेशन के मौका मिल गया रोकने का। अभी ओव्यूलेशन का मतलब सेम उसी डे रोकना है। तो कौन सी ज्यादा रिस्की है? ओव्यूलेशन वाली। कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है? कौन सी ज्यादा कारगर है? इंप्लांटेशन वाली। इसीलिए साइड इफेक्ट कम है और इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इज हाई, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत हाई होती है। और प्रोजेस्टेरोन अकेले ले लो या प्रोजेस्टेरोन उसी एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में ले लो और उसको सेम फीमेल को इंजेक्ट कर दो या उसको इंप्लांट कर दो। इंप्लांट का मतलब होता है स्किन के नीचे छोटा सा चीरा लगाओ, एक सिलेंडर जैसा आता है, ये देखो फिगर है, बहुत छोटा सिलेंडर आता है, डट्टीनी, ये सिलेंडर आता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भरा होता है, माचिस की तिली जितना होता है ऐसे डालो, फिर से 1-2 स्टिचिंग लगा दो। आजकल तो स्टिचलेस टेक्निक आ गई ना, टेप चिपका दो, काम खत्म। वो टेप कुछ दिन बाद उखाड़ लो तो टाकों के निशान भी नहीं नजर आते आजकल। बड़े से बड़े स्टिचलेस ऑपरेशन हो जा रहे हैं आजकल। इसको बोलते हैं इम्प्लांट। ये जो बाह के नीचे लगाते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लांट। स्किन के नीचे लगा देते हैं, स्पेशली यहां इसलिए लगाते हैं
कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वहां सब ऑर्गन्स है, यहाँ तो कोई ऑर्गन है नहीं, दबा भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ये क्या होता है, बहुत पतला होता है, कोई पता ही नहीं चलता अंदर कुछ है। तो प्रोजेस्टेरॉन अकेले या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में ले लो और फीमेल जो है उसमें इंजेक्ट कर दो, या तो स्किन के नीचे फिट कर दो। और इसका भी मोड बिल्कुल पिल्स की तरह होता है, लेकिन इफेक्टिव पीरियड देखो, दवाएं ली जाती सुबह दोपहर शाम, लेकिन इंजेक्शन लिया जाता है 24 घंटे में एक बार। बोलो तो किसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है? हाँ, इंजेक्शन का। वही कह रहा है, इफेक्ट बिल्कुल पिल्स के समान, लेकिन जो इफेक्टिव पीरियड है वो बहुत लंबा हो सकता है। और कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन ले लो या दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, आप 72 घंटे तक दे सकते हो, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे तक दे सकते हो। आजकल मार्केट में आती है अनवांटेड 72 या आई पिल्स करके आती है, अनवांटेड 72, ये 72 घंटे तक काम करती है और ये बहुत इफेक्टिव है। इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये अवॉइड करती है पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब या तो रेप केस के केस में दी जाती है, या तो किसी ने अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स कर लिया है, यानी अनप्रोटेक्टिव का मतलब कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया और अब उसे बेबी नहीं चाहिए, तो 72 घंटे तक इफेक्टिव रहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये जो 72 घंटे तक ये इफेक्टिव रहती है, ये किस में आएगी? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव किस में आएंगी? पिल्स में आई है कि इंजेक्शन में आई है? याद ये रखने की चीज है। कई लोगों को ये बात पिल्स में याद आ जाती है, पिल्स में नहीं, कि किस में दिया हुआ है? इंजेक्शन मेथड में, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। भले ही वो अनवांटेड पिल्स आ गई हैं, लेकिन पहले आई थी इंजेक्शन के रूप में। अच्छा, अब एक मेथड है लास्ट। अच्छा, लास्ट है तो उसको टर्मिनल मेथड बोल दें। लास्ट, अगर कोई अंतिम उपाय हो तो उसको टर्मिनल मेथड बोलते हैं। अच्छा बताओ, यदि कोई फीमेल और मेल अपने बच्चे को नहीं चाहता, अब चाहता ही नहीं कि हमें बच्चा हो, क्योंकि उसके पास 2-3 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो अब वो नहीं चाहता कि बच्चा हो, तो क्या करा लेना चाहिए? या तो पुरुष नसबंदी या तो महिला नसबंदी, या तो वैसेक्टोमी या तो ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी इन मेल, ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। वाज डिफरेंस को काट के बांध दो, तो इससे क्या होगा? स्पर्म यहां बना, क्या स्पर्म यहां से निकल के बाहर आया तो क्या फीमेल के अंदर एंटर करेगा? तो क्या सीमेन विदाउट स्पर्म कि सीमेन विद स्पर्म? विदाउट स्पर्म, तो फीमेल कभी प्रेग्नेंट होगी नहीं। इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, यानी पुरुष नसबंदी। और इसके लिए क्या करते हैं? स्क्रोटम में थोड़ा सा चीरा लगा देते हैं, इस ट्यूब को बाहर खींच लेते हैं, ये ट्यूब को काट के बांध के और उसके बाद वापस डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें या तो वजाइना से लेप्रोस्कोप द्वारा अंदर वो कैथेटर डाल देते हैं। कैथेटर कैमरा होता है, कैमरा, उसमें आगे कुछ इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, कैमरा वजाइना से ऐसे डाल देते हैं और यहां तक पहुंचा देते हैं। यहीं पे काटेगा, यहीं पे बांध देगा और कैमरा वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, ठीक है ना? अच्छा, एक होता है क्या, यहां पर एब्डोमेन में चीरा लगाएंगे, स्क्रोटम तो इसमें होता नहीं, एब्डोमेन में छोटा सा चीरा लगाया और इसको काटा, बांधा, वहां 2 टाके लगाए, छोड़ दिया। ये हो गई महिला नसबंदी। देखो, सर्जिकल मेथड टर्मिनल मेथड है, लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये ऊपर लिखा होगा, ये टर्मिनल मेथड। इसको स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। इसमें करेंगे क्या? इसमें सर्जरी द्वारा हम क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे किसके ट्रांसपोर्ट को? गैमिट के। और क्या रोक देंगे? गर्भधारण, कॉन्सेप्शन रोक देंगे। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल में क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी। इसमें और फीमेल में क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में छोटा सा पार्ट वाज डिफरेंस का रिमूव कर देते हैं, फिर उसको बांध देते हैं और छोटा सा चीरा लगाते हैं। कहां से लगाते हैं? स्क्रोटम से। जबकि ट्यूबेक्टोमी में छोटा सा चीरा, पहले छोटा सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब का रिमूव कर देते हैं, फिर उसको बांध देते हैं थ्रू द स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन। अभी बताया है सब कुछ, ठीक है? और या फिर कहां से कर सकते हैं? थ्रू द वेजाइना, ये लेप्रोस्कोप की मदद से। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट दियर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। कहते हैं ये अंतिम मेथड है, इफेक्टिविटी तो सबसे ज्यादा, लेकिन रिवर्सिबिलिटी बहुत ना के बराबर। एक बार अगर किसी का नस बंदी हो गई तो फिर इसको ओपन कर पाना टफ है, टफ। ये मैं नहीं कह रहा नामुमकिन है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी 100 में से 1 आध 2 में का हो सकती है।
सब में नहीं होगी, क्योंकि पूरी ट्यूब बंध गई है, चिपक गई आपस में। अगर हाथ की उंगली कट जाए और अगर वो गलत जगह जुड़ गई तो गलत ही जगह जुड़ी रहेगी, फिर उसको आप काट के और सही जगह जोड़ भी दोगे तो वो पहले जैसी स्थिति नहीं आएगी। कह रहा है वैसे तो बहुत मेथड है आपके पास बहुत मेथड है, सिलेक्शन आपका है, लेकिन यूजर शुड ऑलवेज अंडरटेक इन कंसल्टेशन ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। बोलते हैं खुद से इतने मेथड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको एक एक्सपर्ट्स की तलाश होगी, यानी एक गायनेकोलॉजिस्ट की तलाश होगी या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की तलाश होगी। कह रहा है क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ये सब रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब जीवन भर नहीं लिया जा सकता इसको। कोई बच्चा चाहता ही नहीं आप आजीवन, तो क्या उसको आजीवन दवाएं लेनी पड़ेंगी? नहीं, इसलिए गलत है। और कह रहा है ये नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को रोकने के लिए होती है, यानी कॉन्ट्रासेप्शन या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होती है। वन इज फोर्स्ड टू दिस मेथड आइदर प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। बोलते हैं रीजन कुछ भी हो, बच्चों के बीच अंतर रखना हो, प्रेगनेंसी को डिले करना हो या कुछ और भी करना हो, ठीक है ना, रीजन पर्सनल हो या प्राइवेट हो, जो भी है। तो कह रहा कोई डाउट नहीं है कि ये वाइड स्प्रेड ऑफ दिस मेथड हैव सिग्निफिकेंस चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ। कहता है इसमें कोई भ्रम नहीं है कि ये ग्रोथ को रोकेगी, लेकिन ये भ्रम जरूर है दिमाग में कि इसका साइड इफेक्ट ना भूलें। देखो क्या लिखा हुआ है, इसके इल इफेक्ट को नहीं भूलना चाहिए, जैसे उल्टी जैसा महसूस होगा, पेट में दर्द बना रह सकता है, आईयूडी के केस में पेट में दर्द बना रह सकता है, रुक रुक के ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी दवाएं लेने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो रुक जाती है, कभी कभी रुक रुक के ब्लीडिंग होने लगती है, कभी कभी इररेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं, मैंने बोला नहीं था कुछ केस में कैंसर हो जाते हैं। एंड दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बोलते ये जरूरी नहीं कि होगा, पर हाँ कुछ लोगों में हुआ है, तो ये भी भूलना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। कहते हैं 1 करोड़ में 1 को हुआ, वो 1 करोड़ हम भी हो सकते हैं। वो ये कहा है, इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि माना कि 1 करोड़ में 1 लोग ऐसे सफर करते हैं, लेकिन हमको इसको वो नहीं करना चाहिए अवॉइड, कि हमको नहीं हो सकता है वो 1 करोड़ में लोग हम ही हों। एमटीपी का पूरा नाम हिंदी वैसे बोलते हैं इंग्लिश में अबॉर्शन, लेकिन मेडिकली बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कह रहा है कि ये जानबूझ के किया गया अबॉर्शन है जिसको एमटीपी बुलाया जाता है, ठीक है, ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जानबूझ के किया गया अबॉर्शन। करीब 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल पूरे संसार में कराई जाती। कितनी? 45 से 50, मतलब 4.5 से 5 करोड़, 4.5 से 5 करोड़ बच्चों का अबॉर्शन प्रति वर्ष पूरे विश्व में करा दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का लगभग 20% है। टोटल प्रेगनेंसी का, कंसीव प्रेगनेंसी का कितना है? 20%, यानी कि 20% 4.5 से 5 करोड़ लोगों का अबॉर्शन हो जाता है, और जो कि पूरी जितनी भी साल भर में प्रेगनेंसी मेंटेन होती है उसका 1/5 यानी 20% है, ठीक है। और कह रहा है कि वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज डिबेट अपॉन मैनी कंट्री। बोलते हैं कुछ कंट्री में ये लीगलाइज है, कुछ कंट्री में इलीगलाइज है, कुछ कंट्री में लीगल मानी जाती है, कुछ में इलीगल। आप यूएस में चले जाओ, अबॉर्शन कराना लीगल है, आप भारत में आओ अबॉर्शन इलीगल है, आप गल्फ कंट्री चले जाओ इलीगल है ना, आप ब्रिटेन चले जाओ लीगल है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। इसके लिए कुछ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज हैं। मतलब कुछ लोग इमोशनल इश्यूज बताते हैं, कुछ लोग एथिकल की मानवता के खिलाफ है, कुछ कहते हैं हमारा धर्म अलाउ नहीं करता, कुछ कहते हैं सोसाइटी में इशू बन जाएगा इसकी वजह से। तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो कुछ कंट्री लीगल मानती, कुछ लीगल नहीं मानती। कह रहा है ये चर्चा का विषय है। और गवर्नमेंट ने लीगल किया इसको कब? 1971 में। लीगलाइज का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको कर दिया, लीगल का मतलब उसको लीगल परमिशन कब दी, एक्ट में कब ले आए? 1971 में एक्ट बना दिया कि अगर कोई अबॉर्शन करता है बिना किसी परमिशन के तो उसको जेल होगी। तो कब ये आया? इसमें संशोधन हुआ 2017 में। 71 को पलट देना तो क्या आ जाएगा? 2017। संशोधन पहले तो होता नहीं है, तो
1917 कि 2017? हाँ, तो 1917 से पता लगा, लिख दो। और संशोधन करके क्या बनाया गया, इसमें स्ट्रिक्ट कंडीशन लागू कर दी गई कि अवॉइड द मिसयूज। मिसयूज को रोकेंगे कि यूज को रोकेंगे? मिसयूज को रोकेंगे। और कह रहा है इससे आप एक तो इनडिस्क्रिमिनेट और इलीगल फीमेल फिटिसाइडल को जो ज्यादा हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या जो ज्यादा हो रही है, उसको आप रोक सकते हो, उसको रोक सकते हैं। अभी हरियाणा वगैरह में क्या है, फीमेल का रेशियो मेल के रेशियो की तुलना में काफी कम है। 861 फीमेल और 1000 मेल थे, ठीक है ना। इसी तरह बिहार में भी फीमेल की संख्या मेल की तुलना में कम थी, लेकिन अब चूंकि बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हो गए, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा चीजें आ गई, लोग जागरूक हो गए, तो अब रेशियो थोड़ा थोड़ा मेंटेन हो रहा है। लेकिन जानते हो ना, ये भारत है, यहाँ अफवाह और चीजें जल्दी फैलती हैं, है ना। यहाँ पे जल्दी जल्दी चीजें फैलती है। यहाँ बोल दो 56 इंच का सीना है, सब मान लेंगे, लेकिन ये बोलो मेरा 32 इंच का है, कोई नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो वाई एमटीपी, तो बोला गया एमटीपी क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली आंसर इज गेट टू रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। कहते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का उपाय है, लेकिन कब? जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा हो, या आपने कोई मेथड इस्तेमाल किया वो फेल हो गया, या किसी का रेप हो गया, तब तो एमटीपी करना मजबूरी है, तब तो लीगल मानी जाएगी। लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के लिए किसी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये तो हमारे एथिक्स के खिलाफ चला गया ना। ये तो हमारी आबादी में बस 2 ही तो सेक्स है, मेल और फीमेल, हम उसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लीगल हुआ कि इलीगल? ये इलीगल हुआ। एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस, ठीक है ना, वेयर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और आइदर फेटल टू मदर और फिटल बोथ। कह रहा है ये तब भी की जा सकती है जब मम्मी को और बच्चे को दोनों को जान से खतरा है। अब बताओ, कोई मदर थी, एक्सीडेंट हुआ, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, अब वो मां पागल हो गई, अब वो लेकिन प्रेग्नेंट थी, 3 महीने का बच्चा था पेट में, या 2 महीने का बच्चा था, या 1 महीने का बच्चा था। अब बच्चा तो पलेगा ही, मां को खाना तो देंगे ही डॉक्टर या घर वाले, लेकिन वो मानसिक संतुलन खो बैठी। अब बताओ कोर्ट क्या कहेगा? बच्चे को अबॉर्ट करा दो, क्योंकि मां उस स्थिति में नहीं है। सही है कि नहीं है? या किसी एक्सीडेंट के दौरान मदर मर गई और बच्चा अभी जिंदा है, और बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मदर को प्रेशर लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बस चीर के निकाल लिया, बिल्कुल ऐसा थोड़ा ना होता है। तो अब उस केस में बच्चे की सर्वाइबिलिटी देखी जाएगी कि बच्चा पैदा करने के बाद सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। तो मदर की तो जान गई, बच्चे की भी जान चली जा रही है, तो चली जाने देंगे, वो लीगल मान लिया जाएगा। एमटीपी आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बताओ एमटीपी कब तक करना अलाउड है? शुरू के 3 महीने, अगले ट्राइमेस्टर में यानी 4 से 6 महीने तक रिस्की हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, 12 हफ्तों तक तो की जा सकती है, सेफ है, लेकिन अगले ट्राइमेस्टर में यानी कि 24 हफ्तों तक वो कैसी हो जाएगी? मोर रिस्कियर, और उसके बाद तो कर ही नहीं सकते। पहले वाले में सेफ है तो डॉक्टर कर सकता है, दूसरे वाले ट्राइमेस्टर में आया तो रिस्की हो गया, मदर की जान भी जा सकती है, बच्चे की तो जानी ही है। अच्छा, उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में दोनों की जान चली जाएगी, गारंटी है, इसलिए कोई हाथ ही नहीं डालता उसमें। फिर बोला गया एक नया ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को, वो क्या है? अनसेफ, लिखा है विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। बोला गया अनसेफ तो है ही है, फैटल भी है। क्या? जो एक्सपर्ट नर्सेज हैं और एक्सपर्ट कंपाउंडर्स हैं, वो लोग एबॉर्शन कर देते हैं कम पैसों में घर पे जाके, लेकिन वो क्या हो जाता है? अनहाइजीन, अनसेफ, मम्मी की भी जान जा सकती है एक्सेस ब्लीडिंग से, बच्चे की तो जा ही रही है, ठीक है ना। कह रहा है एक और ट्रेंड है मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। वो लोग क्या करते हैं? बच्चे का पहले सेक्स पता कर देते हैं एमनियोसेंटेसिस द्वारा बिना बताए। दूसरा, जब अगर फीमेल पाई जाएगी, अगर बच्चा फीमेल है तो तुरंत एमटीपी कर देते हैं एंड अगेंस्ट द लीगैलिटी। बोल रहे हैं ये लीगल एक्शन के खिलाफ है, यानी इलीगल है। लीगल ना रह के क्या हो गया? कह रहा है ना अगेंस्ट द लीगल, मतलब मैंने कहा ये लीगल नहीं है, मतलब क्या है? इलीगल है। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइड। बोल रहे इस तरह के प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, यंग मदर के लिए भी और बच्चे के लिए तो है ही है।
इफेक्टिव काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अनप्रोटेक्टेड कोइटस को रोकना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर और इलीगल एबॉर्शन को रोकना पड़ेगा, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, और अनहेल्दी ट्रेंड को रोकना पड़ेगा। एसटीआई क्या होती है? एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहले था एसटीडी, अब हो गया एसटीआई। एसटीआई का दूसरा नाम वीडी, और वीडी का तीसरा नाम आरटीआई। पहले तो 3 नाम बताओ। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और फिर वीडी का मतलब वेनेरियल डिजीज, आरटीआई का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो 3 नाम पहले याद रखिए। फिर इनके नाम के बाद मैंने शुरुआत में कुछ एसटीआई के नाम बताए थे, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वार्ट, उसके बाद क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और इनफेक्ट एड्स, एचआईवी, ये सब आता है। और कह रहा है इनमें ये एचआईवी बहुत खतरनाक है, और जो हम लोग ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा भी था। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एक जैसे फैलता है, दोनों संक्रमित सुई से फैलता है। मैंने उसी सुई से इंजेक्शन लगाया, आपने भी उसी से लगा लिया, मुझे था, आपको भी स्प्रेड हो गया। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से मेरी सर्जरी जिससे की गई उसी इंस्ट्रूमेंट से आपकी सर्जरी कर दी गई, ब्लेड चेंज नहीं किया गया। मतलब हर सर्जरी में ब्लेड चेंज कर लिया जाता है। वो जो सर्जिकल ब्लेड होता है ना, इतना शार्प होता है, इतना शार्प होता है कि बस आप यहां रखो ना, बिल्कुल कट जाएगा, ऐसे लगेगा मक्खन जैसे चल रहा है, बिल्कुल इतना शार्प होता है। उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बहुत शार्प होता है। स्टेनलेस स्टील का होता है, जंग प्रतिरोधी, और बहुत शार्प होता है, बिल्कुल बहुत शार्प, बहुत नुकीला होता है। उसको पेन में लगा के ऐसे पेन से चलाते हैं, देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में, पेन में लगा के और पेन से चलाते हैं, बिल्कुल पेन की तरह चलता है, बिल्कुल सीधा चलेगा, और बहुत तेजी से ये फैलता चला जाएगा। एक कट मार दो पूरा ये अलग। तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन से फैल जाता है, उसके ब्लड को लेने से फैल जाता है, उसके मम्मी को अगर एचआईवी है तो बच्चे में फैल जाएगा, ठीक है ना, या मम्मी में हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में फैल जाएगी, दोनों एक ही तरीके से फैलती। कई बार पूछा गया, कह रहा है जितनों के नाम में एच आ रहा है, बताओ कितनों के नाम में एच आ रहा है, और हर्पीस, और वो उनको छोड़ के अगर बाकी एसटीआई का पता चल गया अर्लियर स्टेज में तो इलाज है। इन तीनों का इलाज देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर एच यानी हेपेटाइटिस बी, हर्पीस और एचआईवी, इनको छोड़ दिया जाए तो अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर की लेटर, अर्लियर ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर पक्का इलाज करेंगे, शुरुआत में पता कर लेंगे तो पक्का ये हो जाएगा। अर्ली सिम्टम्स ऑफ दीज माइनर, बोलते हैं 2 तरह के सिम्टम नजर आते हैं, माइनर और मेजर, माइनर सिम्टम और मेजर सिम्टम। माइनर सिम्टम्स में क्या आएगा, माइनर सिम्टम्स में आता है कि इंक्लूड ईचिंग, थोड़ी मोड़ी खुजली होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग होता है। बताइए क्या क्या माइनर सिम्टम में आएगा, खुजली, फ्लूइड का बहाव, ठीक है ना, उसके बाद हल्का सा दर्द और सूजन, हल्का सा दर्द और सूजन। कहां पे भैया, एसटीडी है तो जेनाइटल ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगी, एसटीडी है तो जेनाइटल ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगी। इन्फेक्टेड फीमेल में ये काफी सालों तक तो नजर ही नहीं आता, मतलब सिम्टम्स दिखते ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोमेटिक कि सिम्प्टोमेटिक। कब तक, अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक तो ये दिखता ही नहीं है। उसके बाद बोला गया अगर एब्सेंट है या लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम है अर्ली स्टेजेस में तो ये सोशल स्टिग्मा यानी कि सामाजिक कलंक बन सकता है आगे। मतलब अगर पता ही नहीं मुझे एसटीडी है, मैंने किसी को ब्लड दे दिया, उसको भी स्प्रेड हो गया, पता ही नहीं कि मुझे एसटीडी है, किसी और को चला गया, बच्चे में फैल गया, तो ये सामाजिक कलंक बन सकता है। डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपरली ट्रीटमेंट, बोलते हैं इस तरह के पर्सन को समय रहते ही इसका पता करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि अधूरा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेटर कॉम्प्लिकेशन बदल जाएंगे। मतलब माइनर सिम्टम से क्या नजर आएगा, मेजर सिम्टम, और मेजर सिम्टम में कल बताया था यहां दर्द होता है, उसको पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन में जलन होना, इसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सबसे बड़ा सिम्टम है। मेजर सिम्टम में आ रहा है कि माइनर में। अच्छा, उसके अलावा क्या हो रहा है, एबॉर्शन हो जाएगा बच्चे का, अपने आप बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा, यानी बोलते नहीं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एबॉर्शन को हिंदी में
हाँ हाँ, गर्भपात हो जाएगा। और स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। कैसा कैसा बच्चा पैदा होगा? और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जाइगोट विकसित हो जाएगा बच्चे में, फिटस में। मतलब फिटस का विकास यूट्रस में होना चाहिए था, हो गया कहीं और। इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है और इवन कैंसर हो सकता है आरटीआई का। एसटीआई आर द मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, मतलब एसटीआई बहुत बड़ा खतरा है सोसाइटी के लिए, इसलिए इसको अर्ली डिटेक्शन करना पड़ेगा और इसका पूरा इलाज कराना पड़ेगा। यही हमारा प्राइम कंसिडरेशन है किसके? रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम का। और बोलते हैं वैसे तो सभी पर्सन को खतरा है, लेकिन सब लोग इससे बच सकते हैं। और स्पेशली सबसे ज्यादा खतरा किस उम्र के बच्चों को है? 15 से 24, क्योंकि एडोलसेंस एज में सबसे ज्यादा खतरा होता है। और 24 तक क्या होता है, बहुत कम जानकारियां होती हैं स्टूडेंट्स के पास। तो 25 से 24 को सबसे ज्यादा एसटीआई का खतरा है। लेकिन कह रहे हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे बचा जा सकता है। पहली बात, अननोन पार्टनर या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो तो एसटीआई नहीं होगा। नंबर 2, हमेशा कॉन्डम्स का प्रयोग करें कोइटस के समय। और अगर कोई शक है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, तुरंत पता लगाए और पूरा इलाज कराएं और उस संक्रमण को खत्म करें। यानी पहला, अननोन या मल्टीपल पार्टनर ना हो। दूसरा, कॉन्डम्स का प्रयोग करेंगे तो एसटीआई रुकेगी। तीसरा, अगर डाउट है तो उसको पहले पता करें फिर पूरा इलाज कराएं, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर की झोला छाप। हाँ, फिर कह रहा है इनफर्टिलिटी, कह रहा है पूरा चैप्टर हो गया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हमने कर ली, लेकिन बिना इनफर्टिलिटी के अधूरा है। देखो क्या लिखा है, द डिस्कशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। हमारे पूरे संसार में, जिसमें भारत भी शामिल है, इसमें कई लोगों को इनफर्टिलिटी की समस्या है। मतलब वो बिना किसी प्रोटेक्शन के रह भी रहे हैं, बिना कोई दवा और डिवाइस यूज भी नहीं कर रहे, और उसके बिना भी उनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। और ऐसा 2 वर्ष साथ रहने के बाद ही डिसाइड होता है। कब डिसाइड हो जाता है? शादी हुई 1 साल तक बच्चा पैदा नहीं होगा, मतलब दे आर इनफर्टाइल? नहीं। 1.5 साल तक नहीं हुआ, क्या दे आर इनफर्टाइल? 2 साल तक बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी ड्रग के, अगर फिर भी बच्चा नहीं हुआ और वो कोहैबिटेशन कर रहे हैं, कोहैबिटेशन का मतलब साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, पति पत्नी की तरह, फिर भी उनको बेबी नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो मिनिमम कितने वर्ष का इंतजार करना होता है? 2 साल तक। सेक्सुअल कोहैबिटेशन का मतलब सेक्सुअली साथ रह रहे हैं। रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कहते कोई बहुत सारे फिजिकल कारण हो सकते हैं, कोई आनुवंशिक कारण हो सकता है, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, कोई डिजीज हो सकती है, कोई दवा उन लोगों ने यूज कर ली, साइड इफेक्ट हो गया, इम्यूनिटी में कमी है, या साइकोलॉजिकली कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। 1 साल तक वो साथ रहे, उनका विश्वास टूट गया कि हम माँ बाप नहीं बन पाएंगे। अब साइकोलॉजी का बड़ा खेल है बॉडी पे, साइकोलॉजी ही डिसाइड करती है कि हेल्थ कैसी होगी। अगर साइकोलॉजी टूट गई तो स्पर्म प्रोडक्शन घट जाता है, ओवा प्रोडक्शन घट जाता है, ओव्यूलेशन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज इरेगुलर हो जाते हैं। साइकोलॉजी बहुत फिट होनी चाहिए। बोला नहीं कहता स्ट्रेस के केस में और पुअर हेल्थ के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकती है। सोचो इतनी सेंसिटिव होती है। कह रहा है इंडिया में अक्सर फीमेल को ब्लेम किया जाता है चाइल्डलेस होने का। कहते नहीं है इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लेम किसको दिया जाता है? फीमेल को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, समस्या किसमें हो सकती है? मेल पार्टनर में भी हो सकती है। लिखा है मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। कह रहा है लेकिन प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि मेल में नहीं हो सकती, मेल में भी होगी। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट का मतलब होता है इनफर्टिलिटी क्लिनिक तैयार किए गए हैं, ठीक है, जहां पता कर लिया जाता है और करेक्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है और इस रोग से छुटकारा मिल जाता है और फिर से कपल को बच्चे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जो प्रोग्राम चलाते हैं उसका नाम है आर्ट। आर्ट का मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कौन सा प्रोग्राम? आर्ट का पूरा नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, आईवीएफ ईटी का क्या नाम है? उसी प्रोग्राम के तहत आता है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। कौन सा? आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ईटी का पूरा नाम एम्ब्रियो ट्रांसफर। मतलब आपको करना क्या है, आपको हस्बैंड से या डोनर से स्पर्म ले लेना है, वाइफ से या डोनर से आपको ओवा ले लेना है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाल देना है,
सेम कंडीशन देनी है, सेम तापमान देना है, सेम पीएच देना है, सेम सब कुछ देना है, जो जैसा ये फैलोपियन ट्यूब में रहता हो। अब उसके बाद लैब में वो फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होने के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 सेल स्टेज, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अगर 8 से कम अवस्था में फीमेल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में डाल दो, इसको बोलते हैं जिफ्ट। अगर 8 से कम सेल की अवस्था में फीमेल में डालना चाहते हो तो कहां डालेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। इसे बोलते हैं ZIFT, जिफ्ट, जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 से ज्यादा और 32 से कम में डालना चाहते हो तब इसे बोलेंगे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। चेक करके देखो। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा ले लेते वाइफ या डोनर से, स्पर्म ले लेते हैं हस्बैंड या डोनर से और उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उससे जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट सिमुलेटेड कंडीशन में बनाएंगे, मतलब ऐसा ही जैसा बॉडी के अंदर होता हो ऐसा ही लैब में पैदा कर लेंगे। जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जिसमें 8 तक की सेल स्टेज है, यानी 8 या 8 से कम तक की, तो उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में। तो नाम क्या दिया? ZIFT का पूरा नाम जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अब एम्ब्रियो अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर वाला है तो कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में। नाम क्या पड़ा? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है ना। और बाकी का विकास फीमेल के अंदर ही रहने देंगे। उस फीमेल को सरोगेट मदर बोलते हैं। कौन सी मदर? सुरोगेट मदर, SURROGAT, सुरोगेट मदर। एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कह रहा है अगर एम्ब्रियो, विट्रो का मतलब किसी के शरीर के अंदर बनता तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते कि इन वीवो। हाँ, तो इन वीवो बोलते। और कुड बी सच ट्रांसफर एज असिस्टेड ऑफ फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। बोला जा रहा है इन वीवो उसको करते हैं जिसमें क्या होता है, जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है उसको क्या कर देते हैं? इन वीवो फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, यानी उसी के अंदर ही करा देते हैं। अब एक नया मेथड आया, गिफ्ट। गिफ्ट का क्या मतलब है? अगर कोई फीमेल एग नहीं बना पा रही है, लेकिन बाकी के एम्ब्रियो का विकास करने की क्षमता है उसके पास, तब हम क्या करेंगे? तब हम गिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखो, ट्रांसफर ऑफ ओवा फ्रॉम द डोनर टू द फैलोपियन ट्यूब, ये कहलाता है GIFT, गिफ्ट। ये एक अनदर मेथड है जो फीमेल विच हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, यानी अंडा नहीं बना पा रही, इसलिए तो अंडे को बाहर से डाल रहे हैं, बोलो, बट उसके पास सूटेबल इंवायरमेंट है, फर्टिलाइजेशन करा लेगी और बाकी का डेवलपमेंट करा लेगी। ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है कि बताओ एक फीमेल है, वो एग प्रोड्यूस करती है, एग मर जाता है, लेकिन वो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कराने की कैपेसिटी है और वो बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर सकती 9 मंथ तक, तो उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? GIFT, गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब आया ICSI। ICSI क्या होता है? अब फीमेल फर्टिलाइजेशन ही नहीं करा पा रही है, फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं करा पा रही है, लेकिन वो फीमेल बच्चा पैदा करने योग्य है, पहले अंडा ही नहीं बना पा रही थी, तो हमने GIFT दिया, ठीक है ना। अब वो अंडे भी नहीं बना पा रही है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं करा पा रही है, लेकिन बच्चे को पाल सकती है 9 महीने तक पेट गर्भ में। तो अब क्या करें? अब हम एक काम करते हैं, एक एग ले लेते हैं डोनर से और एक स्पर्म ले लेते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं एग के अंदर, इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपने सेल के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया, इसको बोलेंगे ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज स्पेशल प्रोसीजर। इसमें हम एम्ब्रियो बना लेते हैं लैब में, इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में डाल दिया और फिर इसको फीमेल में, इस एम्ब्रियो को फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं। अंतर समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा? एक ऐसी फीमेल है जो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकती, अंडे भी नहीं बना सकती, टेस्ट ट्यूब बेबी बना दो। कह रहा है एग नहीं बना पा रही, बाकी फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर सकती है, GIFT करा दो। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, एग भी नहीं बना सकती, तो क्या करा दो? तो करा दो ICSI करा दो। समझ में आई बात? ICSI करा दो। कह रहा है इनफर्टिलिटी केस या तो मेल पार्टनर में इनएबिलिटी के कारण हुआ है, या तो मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, या उसका स्पर्म काउंट कम है, तब आपको AI का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसमें भी देखो, अगर आपने इस टेक्निक में सीमेन को कलेक्ट किया हस्बैंड से या डोनर से, अगर आप उसको आर्टिफिशियली वेजाइना या यूट्रस में डाल दो, तब इसको बोलेंगे IUI। एक था IUT, वो था टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट,
और IUI ये टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? AI का। AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इन्होंने देखो यहां क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इसके लिए हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत महंगा मेथड है, ऐसी फैसिलिटी हमारी कंट्री के कुछ ही शहरों में है। ऑब्वियसली ये उन्हीं लोगों को मिल सकती है सुविधाएं जो लिमिटेड और अमीर लोग हैं, सबको ये नहीं मिल सकती। ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बनाने का खर्च है 2 से 5 लाख। ठीक है ना, GIFT खर्चीला है, ICSI खर्चीला है, डॉक्टर के सुपरविजन में साल भर रहना पड़ेगा आपको, साल भर डेली फीस देनी पड़ेगी आपको, बहुत सारी मेडिसिन देनी पड़ेगी, बार बार लैब में चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, लैब में इनफर्टिलिटी क्लिनिक में एडमिट होना पड़ सकता है, और साथ ही इमोशनल रिलीजियस सोशल इशू खड़ा हो सकता है। जैसे वो था ना गुड न्यूज मूवी, है ना, गुड न्यूज ही थी तो अच्छे वाली। हाँ, तो उसमें देखो वो कहता था कि इसका बच्चा उससे, इसका स्पर्म इससे ट्रांसफर हो गया, इसका इससे, अब हो गया इमोशनल और सोशल इशू खड़ा। उसके यहाँ सरदार हो गया था, उसके यहाँ वो अच्छे खन्ना जैसा बच्चा हो गया था, देखा था कि नहीं? तो क्या हुआ, इमोशनल रिलीजियस सोशल इशू आ गया। तो कह रहा है ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसका बेटर ऑप्शन है एडाप्शन। एडाप्शन, ठीक है ना, यानी बच्चे अडेप्ट कर लेना। अल्टीमेट एम सबका एक ही है, बच्चे प्राप्त करना। भारत में बहुत सारे अनाथ और असहाय, डेस्टिट्यूट का मतलब असहाय बच्चे हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते मैच्योरिटी तक, क्योंकि खाने पीने को नहीं है, रोड पे पड़े रहते हैं, असहाय अनाथ हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उनको कुछ संस्थाएं गोद ले लेती है और उसके बाद वो जो भी चाहे वहां से उस बच्चों को अडेप्ट कर सकता है। लीगल कानून बने हुए हैं, पूरा पेपर वर्क होगा, उतना ही उसको राइट मिलेगा जितना एक सगे बच्चे को मिलता है। ठीक है ना, उतना ही राइट्स उसको प्रदान हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि बोल रहे हैं कि ज्यादा पैसा ना हो तो अनाथ बच्चे को गोद लेकर के खुद माँ बाप का फीलिंग डेवलप होगा और एक असहाय बच्चे को माँ बाप की छाया मिलेगी, है ना। तो ये हो गया आपका ये वाला पूरा क्लियर। कल इसका क्वेश्चन पहले कर लेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे जेनेटिक्स का पहला वाला चैप्टर, यानी कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है ना।